नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आखिरकार मोदी के लिए संसद भवन का क्या है संदेश? एनडीए सरकार में मोदी के लिए क्या है 5 साल के लिए? संसद भवन में जो विचार मंथन हुआ उससे संसद में मोदी की सरकार के 5 साल के लिए जो स्ट्रक्चर है, रूपरेखा है, वो एकदम स्पष्ट हो गया है। लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर कयासबाजियों का बाजार गर्म है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि आप ऐसी ब्रेकिंग न्यूज से सतर्क रहें। आपको बता दें कि पुराने संसद भवन का नया नाम अब संविधान सभा है। जहां संविधान सभा की बैठक हुआ करती थी उसे हम पिछले 75 साल से सेंट्रल हॉल के रूप में जानते हैं। यह सेंट्रल हॉल 75 साल से लोकतंत्र के हर उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। इस सेंट्रल हॉल में ही सरकार बनने और गिरने की पटकथा लिखी जाती रही। इसी इतिहास के झरोके से कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। मोदी संग चंद्रबाबू नायडू का इतिहास एक कई मायनों में अहम है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू 100 कस्में खाकर एनडीए में आए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने 2019 के लोकसभा और आंध्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए छोड़ दिया था। एनडीए सरकार के खिलाफ दिल्ली के आंध्र भवन में एक दिन का उन्होंने धरना भी दिया था। धरने पर सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा भी शामिल हुए। लेकिन एनडीए का साथ छोड़कर वह आंध्र प्रदेश विधानसभा का चुनाव तो हारे ही, लोकसभा में भी उनका कद काफी कम हो गया। पिछले 2 साल से वह दोबारा एनडीए में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्हें एनडीए में एंट्री मिली और एनडीए में आते ही उनकी किस्मत का दरवाजा खुल गया। वह भारी बहुमत के साथ फिर से मुख्यमंत्री बन गए और नरेंद्र मोदी सरकार भी अब चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर हो गई है। ऐसा ही हाल कुछ नीतीश कुमार का है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मोदी संग नीतीश कुमार का भी इतिहास बेहद रोचक है। वह भी 100 कस्में खाकर एनडीए में आए हैं। आप लोगों के मन में वह चित्र अभी भी ताजा होगा जब नीतीश कुमार ने चुनाव की एक रैली के दौरान मंच पर नरेंद्र मोदी के पांव को छूने की कोशिश की। यह उनका एनडीए छोड़कर जाने से का पछतावा था जो उन्हें झुका रहा था। वह 2 बार एनडीए छोड़कर लालू यादव और कांग्रेस के साथ गए। दोनों ही बार उन्हें कड़वा अनुभव हुआ, तो वापस उन्हें लौटकर एनडीए में ही आना पड़ा। चुनाव के दौरान एक बार जब उन्होंने मंच पर सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती को स्वीकार किया और मोदी से वादा किया कि वह अब कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, लगभग वैसा ही आश्वासन या भरोसा नीतीश कुमार ने सेंट्रल हॉल में दोबारा दिया। मोदी अलर्ट हैं। एनडीए की राह आसान नहीं है। कारण क्या है कि दोनों का इतिहास पलटू राम वाला इतिहास रहा है। यह बात हो रही है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की, जिनका इतिहास पलटू राम वाला रहा है। अटकलें हैं कि दोनों के तुष्टीकरण एजेंडे हैं। दोनों ने मोल भाव करना शुरू कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर पद मांगा तो नीतीश कुमार ने रेलवे मंत्रालय मांगा। लेकिन इन खबरों का कोई आधार नहीं है। इन अटकलबाजियों का आधार सिर्फ यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में चंद्रबाबू नायडू ने 1998 में समर्थन के बदले अपनी पार्टी के जीएमसी बाल योगी को स्पीकर बनवाया और नीतीश कुमार वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे। लेकिन इस बार ये दोनों ही कड़वे अनुभवों के साथ एनडीए में लौटे हैं और इन दोनों के एजेंडे पर इस बार अपने सांसदों को महत्वपूर्ण पद या मंत्रालय दिलाना नहीं, बल्कि उनकी प्राथमिकता अपने राज्य है। आंध्र और बिहार के लिए आर्थिक पैकेज की मांग नई नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मोदी हैं तो मुमकिन है। दोनों ही अपने अपने राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग जरूर कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और मोदी सरकार को इसका रास्ता निकालना ही पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 370 और 371 कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को मिलने वाला विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। लेकिन अनुच्छेद 371 के तहत पूर्वोत्तर और कुछ अन्य पहाड़ी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है।
जिसमें उनको केंद्र से विशेष आर्थिक मदद मिलती है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। कोई भी केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि वह दो राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर बाकी राज्यों को भड़काने का काम करे। लेकिन मोदी अपने इन दोनों सहयोगियों के राज्यों को परियोजनाओं के नाम पर आर्थिक पैकेज दे सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। सवाल है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की ओर से कि क्या उनकी ओर से 5 साल की गारंटी मिलेगी। सेंट्रल हॉल में इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज 5 साल की गारंटी वाली ही थी। एनडीए की सरकार है, इसलिए कोई भी बिल बिना एनडीए की सहमति के कैबिनेट में नहीं रखा जाएगा। पिछले 10 साल से संसद भवन में बंद पड़ा एनडीए का दफ्तर मोदी को दोबारा खोलना पड़ रहा है, जो 2019 के बाद तब से नहीं खुला जब से लाल कृष्ण आडवाणी ने संसद आना छोड़ दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए फ्री हैंड बैटिंग कर पाएंगे या एनडीए सरकार की स्थिरता को लेकर ही कवायद चलती रहेगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरिमोहन कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और शंभू भद्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही है कि मोदी, सेंट्रल हॉल में एक चीज तो क्लियर थी, मोदी की गारंटी बरकरार है, मोदी कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि मोदी की गारंटी क्या है। अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पानी, पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल देने का वादा किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत आगे भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होता रहेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। लेकिन असली दिक्कत यह है कि इन दोनों दलों का जो इतिहास रहा है मुस्लिम तुष्टीकरण का, वह एक बड़ी समस्या पैदा होगी। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA, इस पे तमाम विरोध देखे जाते रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण बिल, जो बिल अटका हुआ था पिछली संसद में, अभी भी इस पे कयास लगाए जा रहे हैं। तो पहला सवाल हरिमोहन कौशिक जी से, ये दिक्कतें कितनी बड़ी हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे आज फिर से अपना मंच पे आने का मौका दिया। देखिए, दिक्कतें 2 अलग अलग कैटेगरीज में अगर डिवाइड करें तो सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी मामले में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फॉरेन मैटर है, सेंटर का इशू। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर भी मुझे नहीं लगता किसी तरीके की प्रॉब्लम आए। जो आपकी पूरी बातों का लबोलबाब है वो ये है कि क्या मोदी सरकार जिस तरीके से CAA, NRC या 370 या ट्रिपल तलाक, इस तरीके के जो कड़े कदम उठा चुकी है और उसी का नेक्स्ट लेवल पॉपुलेशन कंट्रोल, यूनिफॉर्म सिविल कोड या CAA का नेक्स्ट लेवल, क्या ये दोबारा लागू करेगी? देखिए क्या होता है, गठबंधन की अपनी कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं। उन प्रतिबद्धताओं में ये 2 दल जो हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मशहूर हैं, इस पे कोई दो राय नहीं। ये 2 दल पहले भी पलटी मार चुके हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन समस्या ये है सर, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या इनकी परिस्थिति पहले जैसी है। जिन परिस्थितियों में चंद्रबाबू नायडू 2017-18 में छोड़कर गए या नीतीश कुमार छोड़कर गए, क्या आज भी वही परिस्थितियां हैं? तो आंसर है ये, देखिए कि नीतीश कुमार ने जितनी बार पलटियां मारी हैं, इसने अपना क्रेडिबिलिटी लॉस किया है और वो हमें इसके वोट्स की फॉर्म में दिखाई देता है। हरिमोहन कौशिक जी, आपकी इस बात पे मुझे ऐतराज है। अगर नीतीश कुमार ने क्रेडिबिलिटी लूज की होती बिहार में, तो सबसे अधिक लोकसभा सीटें कैसे जीत लिए नीतीश कुमार? सर, अगर ये क्रेडिबिलिटी लॉस नहीं होती तो विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी कैसे बन चुकी है? दोनों अपनी अपनी जगह हैं। कई बार क्या होता है, वोट बैंक कॉम्बिनेशन है। लालू प्रसाद यादव के वोट ने या लालू के वोटरों ने और कांग्रेस के वोटरों ने नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं किया, अपने दम पे वो सरकार नहीं बना पाई। यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार का जो एकदम से वो पुराना कॉम्बिनेशन है, वहां पर बीजेपी वालों ने नीतीश को सपोर्ट किया, नीतीश के वोटरों ने बीजेपी को सपोर्ट किया। नतीजा ये है, दोनों के दोनों विपक्ष का सुपड़ा साफ कर चुके हैं या एक तरीके से बहुत बुरी हालत कर चुके हैं।
तो सर असलियत में नीतीश कुमार की पोजीशन माने या ना माने, मैं मानता हूं कि विधानसभा में कमजोर है। वो विधानसभा के नंबर दिखा रहे हैं, लोकसभा में इनका नंबर तो दिखाई दे रहा है, वो बीजेपी के साथ कोalition करने के बाद दिखाई दे रहा है। वरना नीतीश कुमार अभी भी लोकसभा, विधानसभा, बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है। शंभू भद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा जी, आपको क्या लगता है, कमजोर नीतीश कुमार एनडीए के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या मजबूत? देखिए, सबसे पहले एपीएन के दर्शकों को नमस्कार। और आपने जो नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा है, तो नीतीश कुमार की जो राजनीतिक स्थिति है वो बदलती रही है बिहार में कुछ वर्षों में। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने एक लंबे समय तक अबाउट 17 साल तक बिहार में शासन किया। उसके बाद जैसे जैसे बीजेपी का दबाव बढ़ा तो नीतीश कुमार उधर से इधर आए, फिर इधर से दबाव बढ़ा तो फिर उधर गए। तो इस कारण से नीतीश कुमार की जो बिहार में छवि बनी वो एक एस्टैब्लिश नेता की छवि नहीं बनी कि वो अपनी सत्ता के लिए किधर भी जा सकते हैं। लेकिन देखिए शंभू जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता था चुनाव से पहले तक। सुन लीजिए शंभू जी, पूरी बात को तो सुन लीजिए, फिर आप अपना रिएक्ट करिएगा। तो लेकिन जो दूसरी बार जब इस बार बीजेपी में जिस तरह से नीतीश कुमार की वापसी हुई और नीतीश कुमार ने एक रिजिड दिखाया और बार बार कहा कि अब हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे और हम जब तक रहेंगे बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और इसको लेकर के प्रदेश में भी उन्होंने कम्युनिकेशन किया और जनता के बीच संवाद देने की कोशिश की कि जदयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वो स्ट्रांग है और नीतीश कुमार इस बार फिर इधर उधर नहीं जाएंगे, सत्ता के लिए कम से कम इधर उधर नहीं जाएंगे। और इसके बाद फिर जैसे ही चुनाव हुआ लोकसभा के चुनाव के बाद इलेक्शन की गिनती से ठीक एक दिन पहले यानी 4 जून से पहले 3 जून को वो दिल्ली आते हैं और मोदी, अमित शाह, नड्डा सबसे मिल के जाते हैं। और उस वक्त उनका मैसेज यही होता है कि रिजल्ट कुछ भी हो हम साथ रहेंगे। तो यानी कि लोकसभा के आधार पे देखें तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस है बिहार में नीतीश कुमार। शंभू जी आपसे सीधा सवाल था, नीतीश कुमार कमजोर रहेंगे तो एनडीए के लिए या मोदी के लिए ज्यादा सार्थक साबित होंगे या मजबूत नीतीश कुमार? मजबूत नीतीश कुमार ज्यादा बेहतर होंगे एनडीए के लिए, क्योंकि आगे अगर विधानसभा इलेक्शन में जाना है तो उसमें एक मजबूत नीतीश कुमार चाहिए जो फैसला भी लेता हो और जो प्रदेश के विकास के लिए एक अच्छे पैकेज भी लाता हो। चलिए शंभू जी, एक चीज का और सवाल का जवाब दे दीजिए कि नीतीश कुमार और नायडू कभी एक साथ आ सकते हैं या नहीं? चूंकि नीतीश कुमार के जाने से भी एनडीए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों का साथ आना मुश्किलें जरूर बढ़ाएंगी। तो क्या ये दोनों कभी एक साथ एक मंच पे आ सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार और किसकी बात करते हैं? चंद्रबाबू नायडू की। जी, चंद्रबाबू नायडू दोनों एनडीए से अलग, दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है और इंडिया गठबंधन में दोनों ही सहज नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनने के टाइम में साइडलाइन किया गया था और जिससे क्षुब्ध होकर वो उन्होंने इंडिया छोड़ा था और एनडीए का दामन थामा था, उस बैकग्राउंड को देखते हुए नीतीश कुमार इंडिया में कभी सहज नहीं होगा और इंडिया में राहुल गांधी के अलावा किसी और नेता के लिए कोई बड़ा स्कोप भी नहीं है। तो इसीलिए, और चंद्रबाबू नायडू की भी पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे तो वो वाजपेयी के साथ सहज थे, कभी भी इंडिया अलायंस के साथ या कांग्रेस के साथ वो सहज नहीं रहे। और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की जमीन पर ही जो टीडीपी की राजनीति है वो खड़ी थी और बेशक कांग्रेस को रिप्लेस करके वाईसी आरसी वहां पे अपनी जगह बनाती है, लेकिन जो विरोधी है आंध्र प्रदेश में वो कांग्रेस ही है टीडीपी का। तो इसलिए टीडीपी भी इंडिया ब्लॉक में आने के लिए सहज नहीं होंगे और दोनों को आंध्र के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है शंभू चंद्रा जी, समझिए भद्रा जी, कि वहां मुस्लिम राजनीति एक अहम दृष्टिकोण होता है सारे राजनीतिक दलों का, चाहे वाईएसआर की बात करते हैं जगनमोहन रेड्डी वाली पार्टी की, चाहे तेलुगु देशम पार्टी की बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू वाली। ये सभी लोग कहीं ना कहीं अपने तुष्टीकरण के जरिए मुस्लिम मतदाताओं को लुभाते हैं या तो उनको डराते हैं कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी आ जाएगी या कांग्रेस आ जाएगी। आंध्र में कांग्रेस की भी स्थिति बीजेपी से मिलती जुलती दिखती है, इसीलिए काफी दिनों से वो सत्ता में दूर है। हरिमोहन कौशिक जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, अगर जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जिस तरह की बॉन्डिंग चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में दिख रही है,
उससे तो यही लग रहा है कि ये एनडीए के नहीं बीजेपी के हिस्सेदार हैं। तो लगता है कि मोदी अपनी गारंटी की बात की जाए, विदेश नीति की बात की जाए, आर्थिक मोर्चों पे सख्त फैसलों की बात की जाए, उसमें उनको कोई समझौता लेना पड़ेगा या किंतु परंतु हो सकता है। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। सर अगर हम अगले 5 साल तक बीजेपी को 241 पर ही देख रहे हैं तो माफ कीजिएगा, मैं सहमत नहीं। क्योंकि अगर 200 बीजेपी की एक आदत है कि कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ करके कैसे भी करके 252, 250, 252, 55 या 60 तक पहुंचा देगी इस फिगर को ही, और पूरी यहाँ ऐसा नहीं है इन दोनों को भगा देगी, इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम से कम होगी, यानी दोनों में से कोई एक चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे लगता नहीं है कि दोनों एक साथ जाएंगे, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है और दोनों को सत्ता में बने रहना है, डेवलपमेंट दिखानी है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जिस दिन से लालू के साथ गए वहां अनकंफर्टेबल रहे, लालू नीतीश को खत्म करने की रोज कोशिश करते रहे और बिहार की डेवलपमेंट रुक गई। सुशासन बाबू को पिछली बार कॉम्बिनेशन के बाद ही विक्ट्री मिली है, अदरवाइज आप देखेंगे तो वहां पर इनके शासन के ऊपर सवालिया निशान लग गए, बिहार पिछड़ रहा है, बीमारू है, न जाने क्या क्या आरोप लगे। इसी तरीके चंद्रबाबू नायडू भी इंडी अलायंस के अंदर भी कंफर्टेबल नहीं थे और एनडीए से बाहर जाके तो इतने कमजोर हो गए कि कुछ कहने की अब नहीं। तीसरी बात सर, दोनों की जो बॉन्डिंग की बात कर रही हैं, एक एग्जांपल देता हूं। बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं हमें कास्ट सेंसस करना है, और कास्ट सेंसस का जवाब अभी तक बीजेपी नहीं दे पाई थी। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं हमें स्किल सेंसस करना है। सर कास्ट सेंसस और स्किल सेंसस दो चीजें एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन बैलेंस कर दिया नीतीश कुमार के उस प्रेशर को कि हम कास्ट सेंसस में या जातिगत जनगणना में बिल्कुल आगे सही। बढ़ेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से स्किल सेंसस की बात की है, इससे क्लियर है कि चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड नीतीश कुमार से अलग है। एक दूसरा सवाल उठता है हरिमोहन कौशिक जी, जब मोदी की इमेज विश्व स्तर पर शोमैन की रही है, तो क्या इस तरह के दबाव में 272 के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाने का दबाव उनके वैश्विक स्तर के शोमैन की पर्सनालिटी को डैमेज करेगा? सर अगर ये डैमेज कर रहा होता तो एक छोटा सा एग्जांपल अभी देखिए, ताइवान के राष्ट्रपति के साथ डायरेक्ट ट्विटर के ऊपर एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस करना और चाइना को, सॉरी आई एम यूजिंग अ बैड वर्ड, उंगली कर देना, और चाइना बिलकता हुआ घूम रहा है। अपने आसपास जितने भी देश हैं, दोस्त देश हैं, उनके हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाना है, जिसमें शेख हसीना तो इंडिया आ भी चुकी हैं, श्रीलंका वाले शाम तक पहुंच जाएंगे, मॉरिशस जो है उसके ऊपर पूरा दबाव है कि मॉरिशस वाले आ जाएंगे, सेशल्स वाले आ जाएंगे, नेपाल, भूटान सब तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। तो सर ये पावर को दिखाने का ही एक तरीका होता है कि फॉरेन पॉलिसी कमजोर नहीं है। और दूसरी बात, एक बार विदेश मंत्री नियुक्त हो जाने दीजिए और उसके बाद, क्योंकि सर फॉरेन पॉलिसी में ऐसा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर कहीं दबाव में आती थी तो या तो बाहर की जो ताकतें हमारे यहाँ जो एनजीओ के थ्रू जो प्रोटेस्ट वगैरह करवाती थी उनके दबाव में आती थी। इंडियन गवर्नमेंट ने उस दबाव में रहना छोड़ दिया है। दूसरी चीज सर, ना तो तमिलनाडु की कोई पार्टी ऐसी है जो इंडिया की एनडीए को सपोर्ट कर रही हो, ना ही बंगाल की कोई पार्टी है जो एनडीए को सपोर्ट कर रही हो। हमारे फॉरेन पॉलिसी में यहाँ दो स्टेट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे कोalition गवर्नमेंट के टाइम पर, अब ऐसा नहीं है, और यही रीजन है कि फॉरेन पॉलिसी में कहीं कोई दबाव नजर नहीं आ रहा। और तीसरी बात, जो क्वेश्चन मार्क लग सकता है फॉरेन पॉलिसी के मामले में कि पैलेस्टीनियन इशू में क्या होगा। सर देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने इजराइल के एरियल शेरॉन को इंडिया में स्वागत किया था। भले ही जितने मर्जी प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट या पार्टीज यहाँ बैठी हुई हो जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती हो, उनको एरियल शेरॉन को वेलकम किया और उसका रिकॉग्निशन दी और जो भी था, एम्बेसी खुली। वही चीज इस टाइम पर भी है। मुझे लगता नहीं है कि रत्ती भर भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी। चलिए, और अगर फालतू शोर मचाएंगे तो सर देखो, बीजेपी के पास अभी भी नंबर गेम में इतने स्ट्रांग नंबर है सर, 303 है। अगर ये 28 निकल भी जाते हैं तो भी आराम से मेजॉरिटी में है, और अभी 2-4 पार्टियां और आएंगी। शंभू भद्रा जी, बिहार और झारखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज देने में क्या कोई कठिनाई आएगी? 32 सीटें कम है, बताया जा रहा है 32 लाख करोड़ का भार पड़ेगा मोदी जी के ऊपर।
वो फंड कहाँ से एलोकेट करेंगे? देखिए, ऐसा कुछ होगा नहीं। जो स्पेशल स्टेट का जो पैकेज के लिए बिहार भी का भी डिमांड है, आंध्र प्रदेश का भी डिमांड है, तो वो तो सीधे केंद्र अपने लेवल पे स्पेशल स्टेट का स्टेटस देने को तैयार नहीं होगा। वो प्रैक्टिकली वायबल नहीं है। कई सारे डिमांड शुरू हो जाएंगे। हमने अपनी रिपोर्ट में शंभू भद्रा जी ये दिखाया है कि सीधे तौर पे तो नहीं देंगे, लेकिन परियोजनाओं के नाम पे, तमाम तरह के प्रोजेक्ट के नाम पे अलॉट किया जा सकता है और करना ही पड़ेगा जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है कि आप पूरी बात सुनते नहीं हैं, बीच में इंटरप्ट करते हैं। पहले जो हम कहाँ आना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, पूरी इस बात को सुनिए तो फिर आपको आपके सवाल के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। बोलिए शंभू जी। मेरा ये कहना था कि स्पेशल स्टेट का जो स्टेटस है वो देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे डिमांड होंगे। लेकिन एक आर्थिक पैकेज के तौर पे, डेवलपमेंट के तौर पे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तौर पे स्टेट के पर डेवलपमेंट को फोकस किया जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है। तो जो बिहार की जो कैपेसिटी है या जो आंध्र प्रदेश की जो कैपेसिटी है, वहां पे इकोनॉमिक किस तरह से इकोनॉमिक चेंजेस किया जा सकता है, ये चीज योजना करके, नीति ला करके, स्टेट को इनहेंस करके, सपोर्ट करके चीजें की जा सकती है। लेकिन सीधे तौर पे अगर कोई सरकार चाहे कि हाँ हमें स्पेशल पैकेज मिल जाए, और मेरा मानना है कि स्पेशल पैकेज बिहार या आंध्र प्रदेश को लेना भी नहीं चाहिए। ये बहुत पुरानी डिमांड है, चीजें बदल चुकी है, लेना नहीं चाहिए। लेकिन शंभू भद्रा जी ये समझ लीजिए, जब बैठक हो रही थी, संसदीय दल की बैठक हो रही थी, उसमें नीतीश कुमार ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधे तौर पे कह दिया कि बिहार की आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को प्रधानमंत्री जी बिना कहे पूरा कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है? हरिमोहन कौशिक जी, जो अपरोक्ष रूप से दबाव बनाया जा रहा है, उसके क्या मायने हैं? सर, ये परोक्ष रूप का दबाव लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर ये दबाव नहीं था तभी तानाशाही के आरोप लग रहे थे। अब ऐसे दबाव बने रहेंगे, थोड़े थोड़े दबाव मैनेज होते रहेंगे, इतना प्रेशर नहीं होगा। सर, फंड्स की, अटल बिहारी सरकार में फंड्स की कमी होती थी। आज के दिन जितने इकोनॉमिक रिफॉर्म 10 साल के अंदर हो गए हैं, भारत सरकार का इतने बड़े फंड्स की कमी नहीं है जितना हम लोग अभी इस टाइम पर दबाव में हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फंड्स की कमी है। और सर, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बहुत माइनॉरिटी में या बहुत कम नंबर के अंदर थी, यहाँ उसमें और इसमें बहुत फर्क है। तीसरी बात, सर इतना दबाव में आएंगे नहीं, उसके पीछे का रीजन ये है कि सामने वाला ज्यादा दबाव में है, उसकी एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ सिर्फ सरकार का क्वेश्चन है, उनके तो अस्तित्व का सवाल है दोनों का। तो सर, जिसके अस्तित्व का सवाल है वो ज्यादा दबाव में हो, और जो एक बार सरकार लूज करनी पड़ेगी, इतनी गारंटी है। 2 साल बाद यानी 2026 में अगर दोबारा से चुनाव करवाए जाएंगे तो अब की बार 400 बार हुआ या ना हुआ हो, 2026 में बिना कहे 400 पार हो जाएगा। क्योंकि सर एक है ना, जो शॉक लगा है नेशनलिस्टों को, जिन्होंने वोट नहीं किया है, जो भी है, वो बीजेपी भी सुधारेगी और टिकट जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारेगी। तो इतना मुझे दबाव लग नहीं रहा। अगर जल्दी भी इलेक्शन में चले गए, मैं इस बात से आपके सहमत हूं हरिमोहन कौशिक जी की जो भी नुकसान हुआ है वह कई बार ऐसे कैंडिडेट को लेकर हुआ है जिनको लोग बदलना चाहते थे। बीजेपी को लगता था कि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लोकल कैंडिडेट का बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि पड़ा चुनाव में। लेकिन आपकी बात से तो एक बात साफ है कि मोदी सरकार उसी तरीके से फैसले लेते जाएगी जैसे पिछले 10 सालों में मोदी सरकार अपने फैसलों के लिए जानी जाती थी। उसमें कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। राष्ट्र की एकता की बात हो, राष्ट्र की अखंडता की बात हो, उन तमाम मुद्दों पे जिसमें राष्ट्र की अस्मिता आती है, मोदी सरकार न समझौता करती है न करेगी। और जो आंकड़े भी बता रहे हैं, सत्ता मोदी के पक्ष में ही रहेगी। तो फिलहाल इस चर्चा में हमें दीजिए इजाजत। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।